पे बैलेंस बराबर डलिएगा। गुड मॉर्निंग क्लास, सब लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेस्पिरेशन समझा रहे थे, उम्मीद करते हैं कल जितना पढ़ाए थे आज आप लोग को उतना याद होगा। आज आपको रेस्पिरेशन का आगे का टॉपिक बताते हैं कि रेस्पिरेशन में आगे कहाँ तक है टॉपिक, उसके बारे में। सब लोग आगे ना लाइव। चलिए, कुछ लोगों के डाउट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं। बैकएंड वाले लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि सर बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कैसे करें। आपको जितना ये साइंस पढ़ा रहे हैं ना, इसमें से एक भी साइंस का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बीपीएससी या फिर जो भी क्वेश्चन आते हैं साइंस में आपका नहीं छूटेगा। और आप लोग को इतना बताते हैं क्योंकि आप लोग, हम लोग तो मजबूरी में आए थे ऑनलाइन पढ़ने के लिए, और आप लोगों ने इतना भरोसा किया इस पर कि हम आपको बताते हैं कि जो भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और जो फिजिक्स पढ़ाएंगे और जो केमिस्ट्री, मेनली ये रेलवे का बैच है, ये आपको हम उतना डिटेल से बता देंगे जितना आपका किसमें है, फाउंडेशन में है। हम आपसे फाउंडेशन का फ़ी नहीं लिए हैं, लेकिन चूंकि आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग तो हमको पटना में जानते थे, ऑफलाइन जानते, लेकिन बहुत से लड़के बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से हैं। उत्तराखंड के कल एक लड़का से बात भी हुआ था वहाँ पे, तो हर जगह से। तो आप लोगों ने बिलीव किया, तो कुछ आप लोग के लिए स्पेशल प्रायोरिटी बनती है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग के लिए फाउंडेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम फिर कहते हैं जब बायोलॉजी फाउंडेशन बैच आएगा ना, तो आप मत पढ़िएगा, डिटेल से ये बता दिए। फाउंडेशन में क्या होता है कि थोड़ा आदमी धीमा धीमा चलता है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज होते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है। हम आपको पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे ऑनलाइन के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोग के लिए दिल में एक स्पेशल चैम्बर बनाए हैं। जैसे दिल में कितना चैम्बर होता है, 4 ना, मेरे में 5 चैम्बर है। एक आप लोग के लिए, फर्स्ट बैच वालों के लिए। और आजकल एग्जाम में ये नहीं पूछता दिल में कितने चैम्बर होते हैं, दिल की कितनी परतें होती हैं, 3 परत होती है। ठीक है, तो जितने लोगों को ये करना है, राजस्थान पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस, जहाँ भी स्टेट पीसीएस में है, आप लोग के लिए ये मोर देन एनफ है, कुछ नहीं छूटेगा। पिछली बार जितना हम साइंस पढ़ाए थे उसमें केवल एक क्वेश्चन छूटा था बीपीएससी में, उसने बॉन्ड एंगल निकालने के लिए दे दिया था। तो एक्चुअली बाबू इस सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। बॉन्ड एंगल जानते हैं कहाँ पे पढ़ना है आपको? इंजीनियरिंग का जो केमिस्ट्री आता है ना, उसमें पढ़ना है। अब आप बताओ भाई, इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री जो इंटरमीडिएट वाले पढ़ते हैं, सब आप भी पढ़े होंगे, जब जेई वगैरह की तैयारी करते हैं 2 साल तो बेचारे केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। तो उतना पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन बनाइएगा। तो दुनिया में कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती ना, तो इसलिए केवल एक क्वेश्चन छूटा था। क्या हो गया, आगे बढ़े ना। अब जब कल जहाँ तक समझाया था, आज उसके आगे बताते हैं। साउंड नहीं जा रहा था, साउंड नहीं जा रहा था, अब चला गया। वो एक्चुअली यहाँ से बटन दब गया था। रिवाइज देखिए, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 17% छोड़ते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इसको छोड़ देते हैं हम लोग कितना परसेंट, लगभग 4% के आसपास। तो ये 4% का हेर फेर हो जाता है यहाँ पर ना। अब देखिए हम लोग सांस लेने का तरीका, नासा छिद्र, नासा कपाट, 2 यहाँ हो गया, फायरिंग्स और लैरिंग्स 2 यहाँ हो गया। लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर ट्रेकिया,
ब्रोंकाई ब्रोंकियोलिस, और गोल गोल है तो वो क्या कहलाएंगे उसको, वो एल्वियली कहलाएगा। यहाँ फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट ये नाक के पास हो गया, लैरिंग्स फेलिंग्स गले में हो गया, ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये क्या हो गया ट्रैकिया, दो भाग में बटेगा ट्रैकिया, ये क्या कहलाएगा ब्रोंकाई, और इसमें कई गुच्छे निकल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं ब्रोंकियोलिस, ये छोटे छोटे को क्या कहते हैं ब्रोंकियोलिस, इसमें गोल गोल होता है, इसे वायु कोष्ठक या एल्वियली कहते हैं, वायु कोष्ठक या एल्वियली कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये एल्वियली है, मेन यही होता है आपके सांस लेने का काम करता है एल्वियली। और ये पूरा घेर दीजिएगा इस तरह से तो फेफड़ा हो जाता है। फेफड़ा जो होता है ना, दाहिना फेफड़ा थोड़ा सा दो भाग में बड़ा होता है और ये वाला फेफड़ा तीन भाग में होते हैं। इसे फेफड़ा के बाहर एक परत रहती है जिसे हम आगे बढ़ाएंगे प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये मेम्ब्रेन वाला टॉपिक अलग ही है, यहाँ समझा दिए थे। हीमोग्लोबिन का काम क्या था, यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आ जाना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव किस चीज़ से था, नाम बताइएगा, उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका उस गैस का फॉर्मूला लिखिए। हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके साथ था, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके साथ था, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके साथ था, CO2 कौन लिख रहा है भैया, CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, ये ईंधन से निकलती है। किसी भी फ्यूल को जलाएंगे ना, ईंधन को अनकम्प्लीट जलाएंगे ना, कंप्लीट नहीं अनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट तभी जलेगा जब धुआं निकलता है, तब पूरा ऑक्सीजन नहीं देंगे तब निकल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक समझा दिए थे आप लोग, हाँ यहाँ तक समझा दिए थे ना। अब आगे समझाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो कहाँ होता है, आरबीसी यानी ब्लड में होता है। ब्लड हमें कहाँ तक लेके चला जाता है, ब्लड इस ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाता है, सेल तक, और सेल के अंदर किसको दे देता है, माइट्रोकांडिया को दे देता है। सेल के अंदर किसको देता है, माइट्रोकांडिया को दे देता है, जहाँ पे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो श्वसन जो होता है ना, रेस्पिरेशन, ये दो टाइप का होता है। श्वसन कितने टाइप का, श्वसन यहाँ अब नया चीज़ है, इसको आप समझिए बेहतरीन ढंग से, ये ज़्यादा काम करेगा। श्वसन दो तरह से होता है, एक होता है बाहरी श्वसन जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल हो गया, और दूसरा होता है आपका इंटरनल श्वसन, इंटरनल या आंतरिक किसे कहेंगे, आंतरिक, इंटरनल यानी आंतरिक, इंटरनल। अब यहाँ पे आप समझिए कि मेन जो श्वसन है वो यही है इंटरनल रेस्पिरेशन, लेकिन आप लोग कंसेप्ट से नहीं पढ़े हैं। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल श्वसन उसको कहते हैं जो केवल लंग्स तक होता है। लंग्स मतलब होता है फुसफुस यानी फेफड़ा, फेफड़ा तक होता है। अब आप भी पढ़े लिखे हैं बाबू, इतना तो समझदार हो गए कि फेफड़ा सांस लेने में मदद करता ही नहीं है। फेफड़ा एक पानी की टंकी की तरह है, जिस तरह से हमारे घर की पानी टंकी छत के ऊपर रखी रहती है लेकिन कोई वहाँ से पानी निकालता नहीं है, वो टोटी लगी रहती है, उसी तरह हमारी नसों में ऐसे टोटी लगी हुई है। तो इसे कहते हैं बाह्य श्वसन। फेफड़ा भले हमारा मुख्य श्वसन अंग है, लेकिन क्या आप बताइए, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को निकाल देंगे तो हम सांस लेंगे तो जिंदा रह पाएंगे, मर जाएंगे भाई। सांस आप लेंगे, आप ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली तक आपकी हवा आ जाएगी, ऑक्सीजन। लेकिन उस ऑक्सीजन को बॉडी तक कौन लेके जाएगा, बॉडी तक ले जाने के लिए आपको ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है। इसलिए जब कभी आपका ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा ना तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जिस महिला या पुरुष में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, बहुत जल्दी थक जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जा रहा था और वो ऑक्सीजन किसके पास जा रहा था, माइट्रोकांडिया, और इसी ऑक्सीजन की बदौलत माइट्रोकांडिया एनर्जी बना रहा था। तो हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन कम ले जाएगा, ऑक्सीजन कम ले जाएगा, क्रेब्स साइकिल कम चलेगी, एनर्जी कम बनेगा। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है, महिलाएं थक जाती हैं। तो ये कभी भी अगर आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। ये ब्लड चैप्टर में पढ़ा देंगे, क्या क्या चेक कराएंगे, एकदम हरिहर रहेंगे, एकदम छर मतलब एकदम कैसे बोलते हैं, एकदम चकचक रहेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब वही अगर बॉडी कमजोर रहेगी तो फिर कितना भी मन रहेगा पढ़ने का, आपका अंदर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग आगे। देखिए ये लंग्स हो गया, इसमें तो किसी को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। लंग्स में जो रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है लंग्स में, आया एल्वियली तक, इसके बाद जो हीमोग्लोबिन ले जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, ये कहाँ होता है, ये सेल के अंदर होता है। सेल यानी कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर। अब अगर हम ये पूछ दें कि ये सेल के अंदर होता है किसके हेल्प से होता है, तो हम यहाँ हीमोग्लोबिन लिख दें,
HB होता है हीमोग्लोबिन का, HG नहीं, HB हीमोग्लोबिन। हम अगर HB लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे हीमोग्लोबिन के हेल्प से होता है। सेल तक कैसे पहुंचता है? हीमोग्लोबिन के हेल्प से। अब सेल में भी 2 टाइप का होगा। सेल में कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। ध्यान से समझिएगा बाबू, सेल में 2 टाइप का। एक होगा जीव द्रव में, किसमें? जीव द्रव में, प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव में। और दूसरा होगा माइटोकांड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में होगा, माइटोकांड्रिया में। अभी तक आप पढ़े थे कि केवल कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में। जीव द्रव में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन O2 की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे अनऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है O2 की, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन। यहाँ कंप्लीट समझिए। फेफड़े तक श्वसन को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन, लेकिन जब हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक चला जाता है तो इसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। मेन आंतरिक श्वसन ही होता है आपके लिए, लेकिन नॉर्मल पढ़ने वाले स्टूडेंट इसी को पढ़ के श्वसन समझते हैं, कंप्लीट कर लिए। तो ये आपका कौन सा श्वसन है भैया? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन 2 जगह पे, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? आपको तो इतना पता ही है भैया, जीव द्रव्य क्या होता है। ये कोशिका है, इसके अंदर जो लिक्विड पढ़ाया जाता है उसी लिक्विड को तो हम जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव, या फिर इसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और इसके अंदर एक होता है माइटोकांड्रिया। ये हो गया माइटोकांड्रिया। अब आप बताइए ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ऑक्सीजन जाता है माइटोकांड्रिया में। क्या जीव द्रव्य में ऑक्सीजन जाएगा? नहीं जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर ऑक्सी श्वसन, यानी जो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सी श्वसन है वो कहाँ पर होता है? तो देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है वो तो एक इंटरनल रेस्पिरेशन का हिस्सा है, वो सेल के अंदर होता है, लेकिन वो पूछ रहा है सेल में कहाँ पर। तो आपको तो हम पहले ही बताए थे माइटोकांड्रिया जब पढ़ा रहे थे कि जो माइटोकांड्रिया होता है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। और अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में कहाँ से कहाँ क्या चीज होते हैं सर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे यहाँ देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा। यहां पर क्या होता है? तो यहां पर पुराना जो ग्लूकोज हो गया उसे तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? पुराना ग्लूकोज है, यहां 4 ATP बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 ATP, 2 + 2 ATP। क्या बनेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP। क्वेश्चन कहेगा कि अनऑक्सी श्वसन कहाँ होगा? तो जीव द्रव्य में होगा। अनऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं है। अनऑक्सी श्वसन में क्या बनता है? ATP बनता है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। कितने ATP? 4 ATP। इस 4 ATP में से 2 ATP क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है। किसे तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। लिसिस मतलब होता है क्या? तोड़ देना। समझ में आ गया कि नहीं? ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया? तोड़ देना। तो बताइए ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है जीव द्रव्य में। ग्लूकोज कहाँ टूटता है? जीव द्रव्य में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आंतरिक श्वसन, इसीलिए बुक वाले क्या करते हैं? इसको लिखते ही नहीं है। और टीचर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर टीचर वही पढ़ा के चले जाते हैं। जानते हैं कि ये टफ है, एक काम करो फेफड़ा में श्वसन पढ़ा दो, लड़का खुश हो जाएगा कि मास्टर साहब बहुत अच्छा है, चल दिया वहाँ पे। ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए जल्दी इसको कोई पढ़ाता नहीं है। एक बार दोबारा देखिए, फेफड़े तक के श्वसन को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन, लेकिन जब हीमोग्लोबिन इसे हमारी सेल के अंदर लेके चला जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन 2 जगह होता है, एक आपका जीव द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म में, एक आपका माइटोकांड्रिया में। तो जो माइटोकांड्रिया में होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये सिंपल होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन जाएगा ना, ये क्या करना चालू कर देगा? ATP का निर्माण करेगा। क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है कहाँ हो रही है? जीव द्रव्य में। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। कितने ATP? 4 ATP।
4 एटीपी, एटीपी क्या है? एनर्जी ही है। 38 एटीपी मिलके ना ग्लूकोज बनाया था। इस एटीपी में से कहेगा कितने एटीपी खर्च होते हैं, तो 2 ही एटीपी खर्च होते हैं। कितने एटीपी खर्च होते हैं भाई? 2 ही एटीपी खर्च होते हैं। और ये 2 एटीपी क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। किसी चीज को तोड़ने की क्रिया को लाइसिस कहते हैं, जैसे ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जब इसे तोड़ेंगे, अब आप बताइए, अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने एटीपी का फायदा हो जाता है, तो 2 एटीपी का फायदा हो जाता है। आप कहेंगे फायदा कैसे? जैसे हम आपसे कहें कि ये लो 4 रुपया ले जाओ और ना एक पेंसिल खरीद के लेके आना है। आप गए और दुकान में 2 ही रुपया का पेंसिल मिला, मतलब पेंसिल का रेट पता चला 2 रुपया और हमने आपको दिया है कितना? 4 रुपया। तो आपको फायदा कितना हो गया? 2 रुपया का फायदा हुआ कि नहीं? अरे यही फायदा तो हमारे बचपन का पॉकेट मनी हुआ करता था। घर वाले देते थे आलू खरीद के लाओ, आलू रहता था 3 रुपये किलो, घर वाले देते थे 4 रुपया, 1 रुपया बच गया, वो अपना इनकम हो जाता था। हम लोग के समय 2-3 रुपया आलू बिकता था, तो हम लोग का उम्र भी तो हो गया। आप लोग के समय में आलू कैसे किलो है जी अभी आजकल? 30 रुपया हो गया। बाप रे बाप, हम लोग बचपन में 30 रुपया में पूरा सब्जी खरीद के लेके आ जाते थे। आजकल बस आलू मिल रहा है। देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, जीव द्रव्य जो था प्रोटोप्लाज्म, वो बहुत होशियार था। वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने एटीपी को बनाया था? 4 एटीपी को बनाया था। लेकिन इसमें 2 ही एटीपी ने मिलकर क्या कर दिया? ग्लूकोज को तोड़ दिया। और क्या बना दिया? क्या इस ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस। अब किसी चीज को तोड़िएगा, किसी भी चीज को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो उसको तोड़ने से क्या होता है भैया? जब तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज बनेगा, तो ये बन जाता है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड। क्या बन गया? पाइरुविक एसिड। क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड। कितने पाइरुविक एसिड बनेंगे? 2 पाइरुविक एसिड बन जाते हैं। कितने पाइरुविक एसिड? 2 पाइरुविक एसिड। जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है भैया? तो ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड बनेगा। कितना पाइरुविक एसिड बनेगा? 2 पाइरुविक एसिड बनेगा। कितना पाइरुविक एसिड बन गया? 2 पाइरुविक एसिड। क्वेश्चन आपका पूछता है हमेशा, सीजीएल में तो यहीं से पूछता है, तो लड़का पूछता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा पूछ रहा है। पाइरुविक एसिड तो पढ़े ही नहीं था। भैया पाइरुविक एसिड यही है। ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या बनता है? पाइरुविक एसिड बनता है। अब आप कहेंगे सर झूठ बोल रहे हैं आप तो पढ़ाए थे कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 38 गो एटीपी मिलेगा। देखिए भैया, पाइरुविक एसिड में कितने ग्लूकोज होते हैं? 18। पाइरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। एटीपी 18 एटीपी होते हैं। और कितना पाइरुविक एसिड है? पाइरुविक एसिड है कितना? देखिए तो फटाफट, पाइरुविक एसिड है कितना? फटाफट देखिए कितने पाइरुविक एसिड है? आंसर दीजिए भाई। 2 ठो पाइरुविक एसिड है। वेरी गुड। कितने पाइरुविक एसिड है? 2 ठो। तो बताइए ये पाइरुविक एसिड में एटीपी कितने होंगे? एक ठो में 18, तो दूसरे में भी 18 हो गया। टोटल कितने एटीपी हो गए यहाँ पर? 36 एटीपी। 36 एटीपी। कितने एटीपी? 36 एटीपी। यहाँ तक समझ में आया? बाउंस कर रहा होगा लड़का सब। 36 एटीपी हो गया। वापस देखिए एक बार दिमाग से, इसको हटाते हैं वरना इसको यहाँ सामने रहने देते हैं। अब एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, यहाँ तक समझ गए तो अब कंप्लीट होने वाला है अब भैया ग्लूकोज बनने वाला है। 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज बनता है। 36 तो यहाँ हो गया, नहीं ग्लूकोज बन गया। और आप लोग को हम पढ़ा दे, हमको क्या जाता, हम सिंपल पढ़ा देते, माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी बना के ग्लूकोज बना लेता है, तो हमको क्या जा रहा था। लेकिन चूंकि आप लोगों ने बिलीव किया, इसलिए हम आपको टारगेट बैच में भी फाउंडेशन की तरह समझाते हैं। स्टार्ट कीजिए। फेफड़ा तक के श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। दिमाग खत्म, हटा दीजिए, ये तो बच्चों वाला चीज है। बाह्य श्वसन फेफड़ा में आया, लेके आया, नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलस, एल्वियली, फेफड़ा खत्म, हटा। बाह्य श्वसन बच्चों का चीज है। आंतरिक श्वसन, जब इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक यानी सेल तक लेके चला जाता है, तो इस क्रिया को हम इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कितने जगह पे होता है? 2 जगह पे। एक होगा जीव द्रव्य में, एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला
वाले रेस्पिरेशन को हम लोग ऑक्सी रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबल में होता है। और जब जीव द्रव्य में जो श्वसन होता है उसकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, 4 ATP बनते हैं, लेकिन इत्तेफाक से 2 ATP बच जाते हैं, और जो बचा हुआ 2 ATP है यही ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या बनता है, पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उसे ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, उससे 2 ठो पायरुविक एसिड बनेगा। कितने पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बन जाता है। और एक पायरुविक एसिड में कितने ATP रहते हैं, 18। एक पायरुविक एसिड में 18 ATP। तो 2 पायरुविक एसिड यहाँ बने हैं, तो टोटल कितने ATP हो गए, 36 ATP हो गए हैं। कितने ATP, 36 ATP। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया हमको जब तक 38 ATP नहीं मिलेगा तब तक हम ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। अब बताओ भैया, अब हम इसको 36 को 38 कैसे करें? कितने लोग बता सकते हैं 36 को 38 कैसे कर दे ताकि एनर्जी बन जाए? जैसे 36 को 38 करेंगे ग्लूकोज मिल जाएगा, हमको ऊर्जा मिल जाएगी। इस 36 को 38 जो लड़का कर दिया समझिए उसका ऊर्जा बन गया। देखते हैं कैसे करेंगे, कहां से हमको 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। विभव दुबे जी, सर जी 2 बचा हुआ है, वेरी गुड। विभव दुबे जी बोल रहे हैं सर जी यहाँ 2 बचा हुआ है, वेरी गुड। होशियार निकला सभी सब। अरे टारगेट बैच वाला इतना होशियार होगा सब नहीं सोचे थे। 2 ठो बचा हुआ है सर, वेरी गुड। सारे लोगों का आंसर लगभग सेम आ रहा है। हाँ 4 में से, मतलब अपनी अपनी भाषा में सब लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये 4 में से 2 बचल था या 2 ठो बचा था। कुछ कह रहे हैं सर ग्लाइकोलाइसिस से पहले वाला 2 ठो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, देखिए ये ससुरा कोढ़िया है, कुछ किया थोड़ी ना, सारा तामझाम तो यहाँ हुआ यार। इसको ऑलरेडी बना बनाया 36 मिला, और जो 2 ATP बचा हुआ था कहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उस 2 ठो को जोड़ देंगे। कितने ATP हो गए, 38 ATP। और यही 38 ATP मिलकर क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। और इसी ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है, आंसर दें। 4 में से जो 2 बचा हुआ था, 2 एक्स्ट्रा, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन टफ आता है। नहीं आता है बाबू, वो आपसे एकदम प्योर कंसेप्ट ढूंढता है। आप तो इतना ही पढ़ के गए हैं, हमको क्या जाता है। टारगेट बैच में हम इतना भी पढ़ा देते तो आप खुश हो जाते कि भैया आंतरिक श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, 38 ATP मिलकर ग्लूकोज बन जाते हैं। हमको तो मेन पढ़ाना यही था ना, 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। और ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये सारे चीज़ें आप अगर बड़े एग्जाम में जाएंगे तो पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? श्वसन की क्रिया में श्वसन कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। आंतरिक श्वसन, एक बार आप काम करेंगे, आंख बंद करेंगे और ये सोचिए कि खान सर के जगह आप पढ़ा रहे हैं और आप उसी तरह से बोलिए। एक बार हमारी बातों को सुन लीजिए और ध्यान दीजिए मेरे बातों में कि हम कैसे सीक्वेंस में बता रहे हैं। देखिए सुनिए ध्यान से। श्वसन 2 टाइप का, एक होता है बाह्य श्वसन, फेफड़ा में होकर चला जाता है। एक होता है आंतरिक श्वसन, ये अंदर होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेके चला जाता है तो इसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। हम यहाँ तक ला दिए। अब इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक जीव द्रव्य में होने वाला, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ऑक्सी श्वसन। और जीव द्रव्य में होने वाले को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए अनऑक्सी श्वसन। इसमें 4 ATP बनते हैं, 2 ही मिलकर ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इधर 2 ATP बच गए हैं। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड में 18 ATP, तो अगले पायरुविक एसिड में भी 18 ATP। तो 18 36 ATP यहाँ बच गए और 2 ATP का जो लाभ हुआ था, अब आप इसे लाभ कहिए, प्रॉफिट कहिए, एक्स्ट्रा कहिए, बचा हुआ कहिए, जो कहिए आपका मन, आप समझिए उसको। हमारा था कॉन्सेप्ट समझा दिए यहाँ पर। अब ये बने बनाए चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया पायरुविक एसिड तुम अपना 18 दो, दूसरे पायरुविक एसिड तुम भी 18 दो, 18 18 36 कर देगा। उनसे कहेगा भैया जो आपको 2 ठो एक्स्ट्रा लाभ हुआ था या जो 2 ठो बचा था आप दीजिए, उसे जोड़ के 36 + 2 38 करके ATP बना देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो ग्लूकोज ऊर्जा कहलाता है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी हमारे पास ताकत रहेगा। जिस दिन ये सांस रुकेगी सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएंगे। कौन थे खान सर, कितना बैच पढ़ाते थे, यूट्यूब क्या था, कितना कमाते थे, कितना रिश्तेदार था, सब यहीं रह जाएगा। ये सांस छूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे।
समझ में आ गया कि नहीं? ये सांस बहुत बहुत पूरी जमीन जायदाद छीन कर हमें थोड़ा सा एक कफन दे दिया जाएगा, एक ज़मीन का टुकड़ा, वहाँ दफना कर चले जाएंगे। और अगर हिंदू धर्म के हैं तो थोड़ा बहुत लकड़ी चंदन हल्दी लगा के 13 दिन कर संस्कार करके भेज देगा। सब मोह माया है। इसलिए बायोलॉजी भी पढ़िए, साथ ही साथ आध्यात्म से भी जुड़े रहिए। आप जिस धर्म के हैं, आपको धर्म मायने नहीं रखता है, आप दूसरे के लिए परोपकार करते रहिए ताकि भगवान दूसरे के लिए आपको जिंदा रखे। आप किसी बच्चे को पढ़ाइए, जिस दिन जॉब हो जाए किसी अनाथ आश्रम में पैसे दे दीजिए, किसी रिक्शे वाले को खाना खिला दीजिए, कि भगवान आपको तकलीफ देने से पहले डर जाए कि यार अगर इसको तकलीफ दे देंगे, इसका पैसा छीन लेंगे तो वो आदमी भूखे मर जाएगा, अनाथ आश्रम का लड़का कैसे रहेगा, वो रिक्शा वाला खाना कैसे खाएगा। तो भगवान को आप ना ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भगवान को कैसे ब्लैकमेल करते हैं? सस्ता में, भगवान हमारा पास कर दीजिएगा, 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। अजब हाल है, सोच रहे 2 किलो पेड़ा 300 रुपया में आ जाएगा। थाना का सिपाही 300 रुपया में नहीं सुनता है। आप भगवान की औकात 2 किलो पेड़ा लगाए हैं। भगवान पास कर, भाषा देखिए, पहले पास करेगा तो अब 2 किलो पेड़ा, मतलब समझ रहे हैं? गजब ब्लैकमेल यहाँ पर। उससे अच्छा भलाई कीजिए। ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पूछ रहा है कितना कमाते हैं, क्या करेगा भैया, कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? जितना कमाते हैं उसका 50% तो टैक्स है भैया। 28% जीएसटी, 2% बैंक, कितना हो गया? 18% जीएसटी, 2% बैंक, 20 और 30% इनकम टैक्स, 50% सीधे गया। अब जोड़ लो भैया कितना भी कमाते, अब बाकी बचा 50% में सब चीज मैनेज करना। ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए। सर ग्लूकोज बनता कैसे? देखिए ग्लूकोज बनता कैसे, यहाँ समझिए ध्यान से। इनका कहना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सब लोग ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि सर ये आप सब समझ में आ गया, बाबू का क्वेश्चन है, कहना है नाम ध्यान से उतर गया उनका। वो कह रहे हैं कि सर जीव द्रव्य में हम ये समझ में गए, ये ससुरा ये ग्लूकोजवा तोड़ता है तो ये ग्लूकोजवा आया कहाँ से? अरे भैया ये ग्लूकोजवा आया कहाँ से? तो ये ग्लूकोज हम खाना में खाए थे, रोटी, चावल, मीट, मुर्गा, मछली, पाचन पहले पढ़ा दिए, सब चूस चूस के, सारा छोटी आंत चूस चूस के उसे क्या करता है, जीव द्रव्य तक पहुंचा देता है। और वही ग्लूकोजवा को तोड़ना रहता है। क्या करना रहता है? तोड़ना रहता है, जिससे कि एनर्जी बनता है। हम खाते क्यों हैं? एनर्जी बनने के लिए। अगर आप व्रत रहे होंगे, नवरात्र आ गया, यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, छठ में, या पुरुष लोग तो बहुत कम व्रत रहते हैं, आप व्रत रहते हैं, अगर मुस्लिम है तो रमजान में, सोचना व्रत रहिएगा तो काम ही नहीं करता है शरीर। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्लूकोज नहीं है। और जैसे आप व्रत को तोड़ते हैं, पारण करते हैं या फिर इफ्तार करते हैं, तो जैसे खाना खाते हैं आपको मिल गया ये ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोजवा को तोड़ना, ये डायरेक्ट ये नहीं पच सकता है। ये डायरेक्ट ग्लूकोज जो आप ले रहे हैं उससे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पहले आपको ये वाला पायरुविक एसिड तोड़ना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसे ढालना पड़ेगा। तो ये वाला जो एटीपी यहाँ तोड़ रहा है ना, यानी ग्लाइकोलाइसिस से तोड़ रहा है, ये खाना के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है खाना पीना मत खाइए, खाली सांस लेते रहिए। कहिए खान सर तो पढ़े किए, सांस लेंगे, आंतरिक श्वसन से ऊर्जा मिलेगा, खाने की क्या जरूरत, हम तो अजर अमर हो जाएंगे। अरे भैया ये तोड़ने के लिए भी तो चाहिए ना, ये खाना से मिलता है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था आपका। बताए तो भाई, ग्लूकोज था तो तोड़ा क्यों? ये तो खाना खाने से लाए थे, ये डायरेक्ट हमको पचता नहीं है। ग्लूकोज था तो तोड़ा क्यों? जब रोटी खाना था तो तोड़ा क्यों? ये कोई मैटर थोड़ी ना बनता है। हर चीज का फॉर्म आप नहीं पचा सकते हैं ना। जैसे आप रोटी खाते हैं तो क्या होता है, उसको थूक से लगाते हैं, फिर पेट में गीला हो जाता है, तो उससे अच्छा रोटियां पनिया में भिगा के खा लीजिए। इसे नहीं खा पाएंगे ना। अरे चाय ठंडा हो गया। हो गया, चलिए आप बहुत फिजिक्स होगा क्या? हाँ बाबू आज होगा। आप क्या बोलते हैं बाबू? कल चलिए, अब सब लोग समझ में आ गया आप लोग को। बस चलिए, यहाँ पर इसको क्या चाहिए? ये आप लोग खोज रहे हैं क्या? ये भी आप लोग को चाहिए जो लिखते हैं, ये चाहिए। ये कैसे निकालें?
इसको निकालना है एक्सपोर्ट करके, लड़कों को पीडीएफ कर रहे हैं कि सर ये जो लिखे हैं इसको ही पीडीएफ में दे दीजिए एक्सपोर्ट। एक काम करेंगे बाबू, जितना चीज़ यहाँ से पढ़ाएंगे ना, देखिए सब चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी में ना है, सब कुछ सब है। लास्ट में जैसे पढ़ाएंगे ना तो आप याद दिला दीजिएगा जाते वक्त में, हम 1 मिनट में इसको पीडीएफ बना देंगे। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट, ये लिखा हुआ है पीडीएफ, जैसे पीडीएफ बनाएंगे ये पीडीएफ बन जाएगा और आपको डाल देंगे। चलिए अच्छा है, आप लोग की जो इच्छा जो आप कहेंगे वो करेंगे। अरे बाप रे ये क्या पूछ रहा है, समझ में आ गया? तो पहले इसको पूरा समझा देते हैं। रेस्पिरेशन समझ में आ गया आप लोग को? आप किसी को कोई श्वसन तंत्र में दिक्कत नहीं है, आप 2-3 चीजें समझा देते हैं कि हिचकी क्यों आती है। देखो भैया यहाँ से जो हम लोग का फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स ये एक ही रास्ता है, इसी से हमारा सांस अंदर जाता है और इसी से हमारा क्या अंदर जाता है, भोजन अंदर जाता है। तो ये वाला मुंह जो हल्लक है फेरिंग्स, वो तो एक ही है, तो वहां तक तो खाना एक ही बार में जाता है। ये हो गया हमारा फेरिंग। ये ब्लैक वाला समझ जाइए, ये सांस लेने के लिए है, ये एक ही रास्ता है। यहाँ तक में रास्ता कैसा है, एक है। अब यहाँ से 2 रास्ते बन जाते हैं, एक चला जाएगा आपका फेफड़ा में, कहाँ चला गया, एक फेफड़ा में, और एक चला जाएगा आपका भोजन के लिए। एक कहाँ चला गया, भोजन के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा चला गया फूड के लिए और ये वाला हिस्सा चला गया एयर के लिए, है ये फूड के लिए। लेकिन दोनों आया था एक ही रास्ते से, दोनों कहाँ से आया था, एक ही रास्ते से आए थे सब दोनों। अब यहाँ दिक्कत है, इधर ले जाना है तो फूड के लिए, रास्ता एक ही है। तो यहाँ पर एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स यहाँ पर फैला देते हैं, थोड़ा छोटा ही कर दें, इपीग्लोटिक्स बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स डबल पी होता है, आप लोग मटेरियल में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, आप कमेंट छोड़ दीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कीजिए अब ज्यादा। बाबू आप सोए रहते हैं क्या? पूछ रहे हैं सर ग्लूकोज को तोड़कर वापस ग्लूकोज क्यों बनाए? हद है भैया, ये कपड़ा जो हम सिलवाए हैं, अब आप कहेंगे कपड़ा को काट के फिर सिला क्यों? ये कपड़ा तो यही था, दर्जी ने उसको एक अच्छा डिजाइन दिया। तो माइट्रोकांड जो हम ग्लूकोज खाए थे ना, वो हमारे शरीर के लिए अवेलेबल नहीं था। हम क्या खाए थे, हम चावल अनाज खा लिए थे, गेहूं चावल, उसको पचाने के बाद उसको हम अपने हिसाब से ग्लूकोज बनाए। अब आप बताइए, ये कपड़ा अगर आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पहना दे, अमित शाह में, अटेगा नहीं अटेगा? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वगैरह जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो जो ग्लूकोज हम खाते हैं डायरेक्ट वो नहीं पचेगा, हमको माइट्रोकांड्रिया उसको हल्का सा मॉडिफाई करके हमको क्या कर देता है, पचाने के लिए दे देता है। जैसे ईंट का दीवार बनता है तो खाली ईंटा थोड़े साज देते हैं, उसमें कुछ सीमेंट उमेंट एक्स्ट्रा मिला देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हैं जी, ध्यान से नहीं सुनते हैं। आगे देखिए, ये है इपीग्लोटिक्स। ये जो जगह देख रहे हैं ये रेड कलर वाला, ये इपीग्लोटिक्स है। इसको नहीं समझ पाएंगे अगर कंसंट्रेशन से, तो ये समझ में नहीं आएगा। इपीग्लोटिक्स जो होता है वो सांस लेने वाली नली और खाना जाने वाली नली। तो ये इधर वाला एयर है, इसमें क्या जाएगा, वायु जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, भोजन जाएगा, यानी फूड जाएगा। अब ये बीच में एक इपीग्लोटिक्स होता है। अगर ये इपीग्लोटिक्स इधर घूम गया, तो ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से समझो, अगर ये इपीग्लोटिक्स इस साइड में घूम गया, इस साइड में, तो भोजन इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर घूम गया तो इधर चला जाएगा। जब हम सांस लेते हैं, या मुंह से सांस लीजिए या नाक से सांस लीजिए, तो जब हम सांस लेते हैं तो इस इपीग्लोटिक्स को पता है अब ये इधर घूम जाता है, तो हवा उधर चली जाती है। तो जब कभी भी हमें हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये इधर हो जाता है और सारा का सारा हवा फेफड़ा में चला जाता है। लेकिन जब कभी हम भोजन को निगलते हैं या पानी को निगलते हैं, तो ये इपीग्लोटिक्स इस साइड हो जाता है, जिससे कि हवा वाली नली, फेफड़ा वाली नली बंद हो जाती है और भोजन इधर चला जाता है। अब हम समझाएंगे अभी आगे आपको कि इसको इशारा कौन करता है, पूरा पहले समझिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए। भोजन जैसे आएगा तो भोजन को इधर जाना है, तो इपीग्लोटिक्स इस साइड घूम जाएगा। जैसे ये इस साइड घूमेगा, ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और सारा का सारा भोजन इधर चला जाएगा, यहां चला गया। लेकिन अगर वही अगर इपीग्लोटिक्स देखिए, ये इपीग्लोटिक्स है,
अगर मान के चलिए कि हमको हवा लेना है, हवा सांस अंदर लिए हैं, तो ये इपिग्लोटिक्स किधर घूम जाता है, इस साइड में। जैसे ये इस साइड घूमेगा, आप बताइए, तो ये वाला रास्ता बंद हो गया, हवा उधर चली जाएगी। यही काम होता है इपिग्लोटिक्स का। लेकिन जैसे ये गड़बड़ होता है ना, हमें हिचकी आने लगती है। जैसे इपिग्लोटिक्स को कैसे पता चलेगा कि हम पानी लिए हैं, भोजन लिए हैं कि हवा लिए हैं? तो इस इपिग्लोटिक्स को पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, पानी आ रहा है, किधर भेजना है किधर नहीं। इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। जैसे आप पानी पिएंगे तो ब्रेन को पता चल गया ससुरा पानी पी रहा है, इसको किधर भेजना है, इस साइड में भेजना है। तो इपिग्लोटिक्स को कह देगा, वो ब्रेन मैसेज भेज देगा इपिग्लोटिक्स को कि रे पानी जा रहा है, तुम इधर घसक के इसको बंद कर दो, पानी वाले को क्या कर दो, बंद कर दो इस साइड में। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो पानी वाला जैसे बंद हो जाएगा तो भोजन किस साइड में चला जाएगा, पानी इस साइड में चला जाएगा या भोजन इस साइड में चला जाएगा। तो इपिग्लोटिक्स को घूमना किधर है, ये डिसाइड कौन करता है? ब्रेन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा? ब्रेन डिसाइड करता है। लेकिन कभी कभी हम खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त किसी दूसरे की यादों में खोए रहते हैं। अब जब याद में खोए हैं कि कोई कैसा था, वो पुरानी यादें, पिछले साल लॉकडाउन से पहले क्या था, हम किसके साथ घूमने गए थे, ये सब यादों में खोए रहेंगे, तो आपका ब्रेन हो जाएगा बिजी। ब्रेन क्या हो जाएगा? बिजी। और जब ब्रेन बिजी हो जाएगा तो इपिग्लोटिक्स कहेगा, रे ब्रेन पकलोलवा, ये खा रहा है कुछ, बोलना रे इसको इधर भेजे कि इधर भेजे। अब ब्रेन तो हो गया है बिजी। अब ब्रेन किसको छोड़ देगा? इपिग्लोटिक्स को छोड़ देगा। अब इपिग्लोटिक्स को समझे में नहीं आएगा क्या करना है। अब वही इपिग्लोटिक्स कभी गलत, अब इपिग्लोटिक्स पे कंट्रोल ही नहीं रहा, अभी किधर घूमेगा कोई ठीक नहीं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो इस ससुरा इधरे घूम गया। अब आप बताइए ना, इपिग्लोटिक्स घूम गया इधर, अब ये वाला रास्ते में बंद कर दिया। अब वो जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा? सांस वाले में चला जाएगा। या पानी किस में चला जाएगा? सांस वाले में। अब इधर सांस वाले में जाएगा तो इधर फेफड़ा है, फेफड़ा कहेगा रे इधर खाना इधर कहाँ रहा है, दाल चावल इधर, तो फेफड़ा मारेगा धड़ाक से, भाग भाग बकलोलवा कहीं का, इधर आता है, उधर रास्ता है तुम्हारा, भाग इधर आता है यहाँ पे, तो मारेगा, झटका मारेगा, तो वही आपको हिचकी आएगा यहाँ पे। तो ब्रेन को याद आएगा, रे इपिग्लोटिक्स हुआ, कुछ गड़बड़ किया क्या रे? तो इपिग्लोटिक्स के क्या, हम गड़बड़ किए क्या, चिल्ला रहे थे कि हम किधर घूमे, तो पता नहीं किधर ध्यान था आपका। समझ में गया? तो हमें हिचकी तब आती है जब हम किसी दूसरे को याद कर रहे होते हैं, और हिंदुस्तान में लोग उल्टा बोलते हैं कि हमरा कोई याद कर रहा था। रे भैया, कोनो वाईफाई के कनेक्शन है का तोरा याद करेगा तो तोरा हिचकी उपट जाएगा? ऐसा तो हम यादें ना देखें हमको। हमरा दिन भर लड़का याद करते रहता है सब कि सर क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, पता चला हमरा सांस लेने से ज़्यादा हिचकी आते रहेगा। हम तब तक हिचकी हमको नहीं आएगी जब तक हम दूसरे को याद ना करें। समझ में आएगी नहीं आया? किसी को दिक्कत? हिचकी। अब कहेंगे खनवा सड़क कैसे जाता है, तो कभी कभी देखिए ध्यान से, कभी कभी समझते हैं, कबो कबो सड़क जाता है। कैसे सड़क जाएगा? कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जैसे ही खाना जो है इधर जाता है और ये वाला रास्ता बंद देखता है, तो खाना यहाँ आने का सोचता है। तो अभी ये शुरुआते में है तो फेफड़ा उसको ढकेल देता है, तो हिचकी आ जाता है, ऐसे ढकेलता है। और फेफड़ा एक दो बार नहीं ढकेलता है, कई बार ढकेलता है, कर भाग भाग। जब पानी पी लेंगे ना तो यहाँ अटकल का चीजवा को इधर लेके चल जाएगा, तो फेफड़ा आके देखेगा सब गया कि नहीं, एक बार और ढकेलेगा, तो ऐसे हिचकी आते रहेगा। और कभी कभी ससुरा ज्यादा ही नीचे उतर आते हैं सब, ज्यादा ही क्या होता है, नीचे उतर आते हैं सब। अब फेफड़ा घुसिया जाता है, रे चोट्टा, बिना आई कार्ड का तुम फेफड़ा में कहे आ रहा है रे, इधर तुम्हारा कौन जगह है, इधर तो हीमोग्लोबिन आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, तू लोग को कहाँ से लेके जाएगा, इधर का लिए चलाया। बस अब की बार फेफड़वा हो गया है, घुसिया गया है, और एकदम हड़ाहे मार देता है। हड़ाहे समझते हैं? हईच के एकदम, सो स्ट्रांगली एकदम हचाक से मारेगा ऐसे ना, तो ये खाना पीना सब नाक से फेंक देंगे, हाँ एकदम। और तब कहेंगे ये भगवान सड़क गया। तो कोई ऐसे मारता है, कहे कि ब्रेनवा कहीं दूसरे को याद कर रहा था, सोच रे बकलोलवा, ओकरा छोड़ पहले हन्ने देख इपिग्लोटिक्स के देख कौन चीज हो गई। तो जब ये ज़्यादा उतर जाएगा तो हुमच के ठेल देगा उनने, और जब कभी कम निकलेगा तब हिचकी आएगा हल्का हल्का। तो हिचकी का आना, सड़क जाना, ये हमारा ब्रेन डिस्टर्ब था किसी दूसरे की याद में, कभी टेंशन में, कभी कुछ, अदरवाइज में हिचकी वगैरह नहीं आती है। सारा काम किसका होता है? इपिग्लोटिक्स का। क्वेश्चन आया हुआ था CGL में,
कि भोजन और वायु इन दोनों के मार्ग यानी पाथ का डिसाइड कौन करता है? इपीग्लोटिक्स करता है। और इपीग्लोटिक्स को कैसे पता चलता है? तो ब्रेन पता करता है। समझ में आ गया? भोजन हिचकी उचकी क्या ना, समझ में आ गया? रे बकलोलवा एगो दिमाग लगा रहा है कि सर एयर वाला बंद हो जाएगा तो सांस कैसे लेंगे। देखिए देखिए उसको, देखिए उसको, समझिए ध्यान से। ये तो समझ में आ गया हिचकी वाला, एक से एक दिमाग लगाता है सब। ये बताइए, ये लाल वाला तो इपीग्लोटिक्स हो गया, ये लाल वाला क्या हो गया? इपीग्लोटिक्स। अब एक आदमी का कहना है कि सर इस तरह तो हम मर जाएंगे। देखिए वो क्या सोच रहा है, पता नहीं कैसे वो मर जाएगा। सर अगर हम भोजन लेंगे, खाना, यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं? भोजन भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? भोजन। अब जरा देखिए तो फटाफट कमेंट करके बताइए। भोजन भेज रहे हैं तो इपीग्लोटिक्स इधर बंद हो जाएगा, इधर क्या हो गया? बंद हो गया, बंद हो गया ना। अब भोजन इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कह रहा है सर तो मरिए जाएंगे। अरे भैया ये क्या 2 घंटा के लिए बंद हुआ है? घोंटते हैं कितना सेकंड के लिए? 2-3 सेकंड में तो खाना घोंटिए जाते हैं। जब घोंटेंगे तब ले ना बंद रहेगा कि खाली वो ऐसे खाना लेके घोंटते रहता है, नहीं ना घोंट पाते हैं। याद रखिए जब आप पानी पीते हैं तो सांस फूलने लगता है। बचपन में आदमी प्यास लगता था तो नल में ऐसे पानी लगा के खूब पीते लगता है, पीते रहता था। उसके बाद फिर पनिया पियल का छोड़ के अरे बाप रे बाप, अब फिर पीता था। तो भाई जितना देर बंद रहेगा उतना देर ही आप खाना नहीं खा पाएंगे। छोटे में बच्चे मर भी जाते हैं, उनकी माँ कभी कभी इतना ना खाना ठूस देती है कि खाना यहीं अटक जाता है और इपीग्लोटिक्सवा बंद का बंदे रह जाता है, तो मर जाता है वहाँ पे। वो कह रहा है कि सर तो मरिए जाएंगे। रे भैया इसका दिन भर थोड़े बंद रहता है, जितना देर आप निगल रहे होते हैं उतने देर बंद रहता है। आप एक काम कीजिए, पानी भी पीते रहिएगा, सांस भी लेते रहिएगा, नहीं हो पाएगा। जब पानी पी रहे हैं तो ये बंद है, सांसें नहीं ले पाएंगे, फिर पनिया पी के रोकना पड़ेगा। एक घोंट पी के फिर 3 सा सांस लेंगे, फिर आदमी पीता है, समझ में? मर जाएगा, पता नहीं कैसा बोलता है। फाउंडेशन में सर्दी कैसे हो जाता है सर? ये तो बीमारी है रे बबुआ, सर्दी कैसे हो जाता है? सब चीज एक के जगह पूछ लेगा। बीमारी का चैप्टर अलग है ना। अगला करे इपीग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है? ये जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे रे बबुआ, सब यही बता दें। इपीग्लोटिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? इपीग्लोटिक्स से बोला जाता है हिंदी में कंठनाल की दुका बोला जाता है, मटेरियल में लिखल होगा। तीता खाने पर बहुत हिचकी आता है। देखो बबुआ, किसी किसी को हिचकी ज्यादा आता है, किसी किसी कम आता है। ये डिपेंड करता है दिमाग का पावर कितना है। अब हमारा तो हिचकी नहीं आता है क्योंकि हम किसी को याद नहीं करते हैं, हमारा कोई काम नहीं रहता है, इसलिए हमको हिचकी नहीं आता है। ये हिचकी टोटल टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। अब कितनी बार बोले भैया, हिचकी ब्रेन पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि आपके ब्रेन को तीता खाना पसंद न हो, सबका अलग अलग टेस्ट होता है वहाँ पर, तो हिचकी आ जाते हैं सब। हिचकी आना ना आना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टोटल ब्रेन पर डिपेंड करता है, ये टेस्ट से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, आपको कौन सा टेस्ट पसंद है, हो सकता है हिचकी आपके ब्रेन को तीता पसंद नहीं हो तो इपीग्लोटिक्स को छोड़ देता होगा आपका ब्रेन। सर बुखार कैसे लग जाता है? सब यही में पता दे बबुआ। मिर्गी बुखारी सब बीमारी वाला चीज बीमारी में पूछिएगा ना। कफ क्यों बनता है? केमिस्ट्री कब होगा बता देंगे वो। उल्टी क्यों आती है? देखिए इनका कहना उल्टी क्यों आता है। देखो ये दिमाग लगा, ये क्या कर रहा है? सर बताएं हिचकी, हिचकी में खनवा यहीं रह जाता है, बोलते हैं सरक जाता है, तनी मनी सरक जाता है। अभी कह रहा उल्टी पूरा बोकार दो कैसे होता है? तो भैया उल्टी कैसे होता है? उल्टी पाचन का चीज है। जब पेट में कोई चीज पच नहीं पाता है और एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, पचता ही नहीं है कोई चीज, तो छोटी आंत बड़ी आंत ये सब मिल के डिसाइड करते हैं सर कि ससुरा ये कौन चीज खैले है रे कि पेटवे में हौड़ रहा है, इसको नीचे आने ही मत दो, वरना अगर ये छोटी आंत में आ जाएगा तो फेंकाएगा कैसे। तो सब अंदर में मीटिंग करते हैं, सब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें लीवर भाग लेता है, पेंक्रियाज भाग लेता है, छोटी आंत बड़ी आंत, और सब मीटिंग करके डिसाइड करता है सर ये चोट्टा खाज ने कौन चीज खा लिया है, फेंक दे बाहर। तो सब मिल के एक के बार जोर लगाता है, अचाक से हड़ फेंक देते हैं, और उसमें देखिएगा घोर घार के कि कौन चीज खाए थे। तो देखिएगा उल्टी अक्सर तभी होता है जब आपका बॉडी पचाने के योग्य नहीं रहता है, यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
अब तबीयत ठीक नहीं है तो पेट वोट अच्छा से काम नहीं करता है, कहता है दूर चलो तुम, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, और वही में आप हुमच के खा लीजिएगा तो गुस्सिया जाएंगे सब कि रे साला तूने थोड़ा से हम कह रहे हैं कि आज हम छुट्टी पे हैं और तुम वहीं में आ रहा है, तो भगा देते हैं सर। जैसे सैटरडे संडे के दिन हम छुट्टी पे रहते हैं, अब कोई पटना क्लास करने आ जाएगा, नहीं सर सैटरडे को पढ़ाइए, तो क्या भगा देंगे, भागे यहाँ पे हम आदमी ना है, हम नहीं रेस्ट करेंगे, तो उसी को कहा जाता है उल्टी। जब भगा देगा तो उल्टी कहा जाता है। तो अक्सर तब होता है जब आपका बॉडी नॉर्मल नहीं रहता है या फिर आप उल्टा सीधा खा लेते हैं। बारात में लड़का जाता है उल्टी कर देता है, बारात में ना गाड़ी में रहेगा ना, बारात आ गई तो पहले ही पैंट का बेल्ट खोल देगा, यहाँ पे कुर्ता उर्ता रहेगा तो नाड़ा वगैरह खोल लेगा एकदम बढ़िया से, ससुर आज तो दाप के खाएंगे। और नींबू घर से लेके गईले रहता है, चाहे हजमोला हजमोला घर से लेके जाएगा, और सलाद जाएगा ना तो उसमें नींबू खोजेगा, नींबू है नींबू, क्योंकि उसको पता है कि आज तो हमको अड़च के खाना है, क्योंकि फ्री में न्योता लिखवाए हैं ससुरा 51 रुपया, आज तो एकदम दबा के खाएंगे, ले जा समझे उल्टी का चीज। अगला और कोई दिक्कत नहीं। राहुल ठाकुर जी, पोटा कैसे निकलते रहे बबुआ, तू लोग को क्या पता है, किस उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, हम कमेंटवा पढ़ना छोड़ देंगे आपको, फिर आप समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछिए, आपको 20 बार बोले कि बीमारी क्या बीमारी में बताइए। गाड़ी में बैठने पे उल्टी क्यों हो जाता है, उनका देखिए उल्टी करता हो, कह रहा सर गाड़ी में बैठने पे उल्टी क्यों हो जाता है। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, ये डिपेंड करता है हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। किसी किसी को झूला पसंद है, किसी किसी को झूला में उल्टी कर देता है, कोई ट्रेन में उल्टी कर देता है, कोई कहाँ उल्टी कर देता है, बस में। तो ये पूरा चीज़ डिपेंड करता है ब्रेन को। किसी किसी का ब्रेन जो है ना वो गाड़ी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता है। जब एडजस्ट नहीं करता है ना तो ब्रेन जो होता है ना पूरे बॉडी को कहता है कि रे क्या हो गया है, रे क्या हो गया। तो सारा चीज़ ब्रेने से चल रहा है, पाचन भी किससे चल रहा है, ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है ना उसको। यहाँ पर उस सब जो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है फेंक देता है उसको वहाँ पर। तो ये जितने चीज़ हो जाए, उल्टी हो गया, हिचकी हो गया, सड़क जाना हो गया, ये सब कुछ डिपेंड करता है ब्रेन से। किसी किसी का ब्रेन जो होता है अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है गाड़ी वगैरह कहीं पे भी, ये सब ने ये डिपेंड नहीं करता। हम आपको क्या बताएं ये सब कब होता है, जब आप याद रखिएगा शादी ब्याह के बाद, जब आपकी शादी ब्याह हो जाए, आपका बच्चा जो है अपनी माँ के पेट में पल रहा हो, तो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, और जो लड़कियां हैं वो सब भी सुन ले, सब नस्ल खराब कर देगा तुम लोग अपने आप को। जितना सुकुआर बनेंगे, ओ माय गॉड हम प्रेग्नेंट है, काम थोड़े करेंगे, अरे बकलोलिया मत काम कर। लड़कवा पैदा होगा ना तो वही ससुरा जाएगा ट्रेन में बोकर देगा, झूला पे उसको डर लगने लगेगा, अंधेरे में डर लगने लगेगा। काम मेहनत जितना करिए उतना स्वस्थ रहेगा, ब्रेन वगैरह हर चीज़ उतना अच्छा से रहेगी यहाँ पर। तो जितने लोग को उल्टी होता है ये सब होता है, उनकी मम्मी लोग कभी ना कभी सुकुआर रही होंगी, इसलिए ब्रेन का अच्छा से विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है ना तो उसका ब्रेन बन रहा होता है, माँ कभी काम करेगी ना तो बच्चे को दर्द करने लगेगा, तो उसका ब्रेन को पेट से ही आदत है दर्द सहने का, मेहनत करने का, हर चीज़ का आदत है उसको। माँ जब कभी सीढ़ी पे चढ़ेगी तो उसके ब्रेन को हल्का हल्का झटका लगेगा, तो पेट में ही एहसास कर लेगा कि हाँ ऐसा कभी झटका लगता है। तो जब पैदा होगा, बड़ा होगा, झूला पे जब झूलेगा तो झूला पे जब उसको झटका लगेगा कहेगा दूध तरीका ही, तो हम जब पैदा नहीं हुए थे तब हमारी मम्मी सीढ़ी पे से ऊपर नीचे करती थी। तो नस्लों को बर्बाद कर दिया जाता है यहाँ कुछ अनपढ़ों की वजह से, और फिर भुगतना पड़ता है। पूछो हम कौन चीज़ समझाएंगे, कौन महिला को समझाएंगे काम कर तू, हमारे कहेंगे मास्टर भाग यहाँ से, ससुरा कहेंगे। लंग्स में पानी क्यों आ जाता है, निमोनिया टाइप की बीमारी हो जाती है। कफ कैसे बन जाता है बाबू, कितनी बार बोलेंगे, बीमारी चैप्टर में सारी बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। सर मटेरियल में नहीं है इपीग्लोटिक्स, मटेरियल में ऐसा हो ही नहीं सकता, इपीग्लोटिक्स नहीं है, थूड़ देंगे थोड़ा उल्टा सीधा बोलेगा सब। तो देख दिखाते हैं थोड़ा। इपीग्लोटिक्स बोलता है कि मटेरियल में नहीं है, चोट्टा कहीं का। देख पेज नंबर 26 मटेरियल का पढ़ो, यहाँ मटेरियल का पेज नंबर 26, यहाँ की क्या लिखा है, लैरिंग्स के कारण होता है जिसमें इपीग्लोटिक्स होता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है और भोजन सांस नली में न जाता है। जब यह इपीग्लोटिक्स खुला रह जाता है और हम कुछ को निकलते हैं तो यह निकल, मतलब पूरा उसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, हम छोटा छोटा लिखा हुआ है तो पढ़े, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ बेवकूफ़ सब बिना पढ़े बोल देता है। मटेरियल का पेज नंबर 26 है, वहाँ पे लिखा हुआ है, हमको सिखाता नहीं लिखा है यहाँ पर। यही सब छोटा सब ट्रेन में बोकर देता है सब। आगे देखिए, बहुत हो गया, यहाँ आगे समझाते हैं। इपीग्लोटिक्स हो गया,
अब 2-3 चीज़ें देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीज़ देखिए। कभी कभी हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो एक मशीन होता है जिसे कहते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, और वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ डॉक्टर पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा नर्स डॉक्टर हमेशा रहते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे उसी को रखा जाता है जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ गया रहता है। वेंटिलेटर पे अभी कोरोना में भी वेंटिलेटर पे उसी को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। वेंटिलेटर मशीन देखिए, ये है आपका वेंटिलेटर मशीन। सोच रहा शौक है वेंटिलेटर पे बैठा है क्या? क्या करें सर, इसके बाद फिजिक्स पढ़ा दीजिए। हाँ बाबू, हम भी सोच रहे हैं कि फिजिक्स का बैच ठीक इसके बाद रख दें, फिजिक्स का बैच ठीक इसके बाद रख दें। टाइम नहीं मिल पाता, देख रहे हम बाल ना कटवा पा रहे हैं, इतना दिमाग पे बोझ हो गया, बाल नहीं कटवा रहे हैं। अब समझ में आता है कि लड़कियों का दिमाग इतना टेंशन में क्यों रहता है, बेचारी से बालें संभालते में पगलाई रहती है। ये देखो, ये मैडम जी को देखो, इसके थुथुर पे एगो मास्क लगल है, लगा है कि नहीं लगा है? इसके थुथुर पे जो मास्क लगल है, इस मास्क को कहते हैं ऑक्सीजन मास्क, और इसमें एक ठो पाइप आया हुआ है जो इस मशीन से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मशीन को कहते हैं वेंटिलेटर। पूरे मशीन को क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। ये चाप के हवा फेंकता है, फिर वापस लेके चला आता है। 2 तरह के मरीज होते हैं, एक मरीज को केवल ऑक्सीजन पे रखा जाता है, तो वो नॉर्मल मरीज होते हैं, और जो एकदम सीरियस हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाया जाता है, उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है। वेंटिलेटर पे लगाने के लिए एक पाइप होती है जिसको मुंह के अंदर डाला जाता है, यहाँ एकदम अंदर डाल दिया जाता है, और मशीनवा ससवा फेंकता है, और मशीनवे ससिया को फेंक के निकालता है, तो इसे कहा जाता है वेंटिलेटर। और एक होता है सिंपल ऑक्सीजन, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ ले आके पाइप ले आके रख देगा, इसे देखते होंगे मरीज के पास यहाँ एगो पाइप रख के टेप से चिपका देता है, वो फुचुर फुचुर ऑक्सीजन फेंकता है, मरीज उसी में से सूंघ लेता है, या फिर ऐसे एगो मास्क रख देता है। तो जब नॉर्मल मरीज है तो मास्क रख देगा या एगो पाइप ले आके छोड़ देगा। एकदम सीरियस है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो वेंटिलेटर मशीन लाएगा, हत्ते बड़का रहता है, और मुँह में डाल देगा वेंटिलेटर मशीन में, जाए यहाँ पर। तो ये वेंटिलेटर होते हैं सब। जब कभी भी किसी मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसके पास हमेशा इंटेंसिव रहना पड़ता है। इंटेंसिव मतलब हमेशा एक आदमी केयर के लिए रहे, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर का मतलब हर वक्त उसके पास एक आदमी रहना चाहिए, क्योंकि वह सांस खुद नहीं ले रहा है, मशीन ढकेल रहा है और मशीन उसके सांस को ले आ रहा है। अब आप बताइए ना, इसको छोड़ के चल जाएंगे, पता चला मशीनवा कब ज़्यादा हो गया कम हो गया तो मरिए जाइए। तो इसके पास हमेशा एक आदमी को रहना पड़ता है, तो इस चीज़ को कहते हैं इंटेंसिव केयर, और उस कमरे को यूनिट कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयू। तो सुनते होंगे कि फला आदमी आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू के बाहर देखेंगे लाल बत्ती जलते रहता है, ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के बाहर। डॉक्टर उसमें से निकलेगा और अगर कह दिया सब भगवान का दया है मतलब बच जाएगा, और अगर निकलेगा इसे कह दिया ओ माय गॉड, समझिएगा चल गई लो साला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया आईसीयू। आईसीयू समझ में आ गया? वेंटिलेटर समझ में आ गया? जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो उसे सबसे पहले क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन दिया जाता है, या वो ऑक्सीजन ग्लोब द्वारा ऑक्सीजन मास्क द्वारा देगा या पाइप द्वारा देगा। और जब इससे भी सांस नहीं ले पा रहा है तो इतना बड़ा मशीन ले आएगा, कोच देगा, आपको गर्दन तक उतार देगा, यहाँ तक इतना बड़ा मशीन वहाँ हल्लक में उतार देता है यहाँ पे, और फिर वो ठेल के ऑक्सीजन पहुँचाता है, फिर निकालता है। तो वो होता है वेंटिलेटर। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है, वेंटिलेटर पे अगर नहीं बचेंगे तो फिर मरिएगा यहाँ पर। तो इसमें भी होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, जब कभी आदमी पर्वत पर जाता है तो क्या लेके जाता है? वहाँ पे पर्वत पे पूछेगा क्या लेके जाता है, या फिर आपको पूछेगा कि समुद्र में जाता है, समुद्र में तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाता है? गहरा समुद्र में जाता है तब क्या मिलाता है? वेंटिलेटर पे क्या मिलाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार में याद रखेंगे। जब कभी भी पर्वत पर कोई जाता है तो पहाड़ पर जाने वक्त ऑक्सीजन तो रहता ही है, साथ साथ नाइट्रोजन भी रखा जाता है, और समुद्र में जाने पे भी ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन रखा जाता है। लेकिन अगर गहरा समुद्र है यानी 300 मीटर से ज़्यादा नीचे है तब ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम की ज़रूरत पड़ती है, और वेंटिलेटर मरीज में भी ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम की ज़रूरत होती है। ये मटेरियल में नहीं लिखा है, मटेरियल
मटेरियल में केवल दो चीज़ें लिखा है, एक ये वाला और ये वाला लिखा है, तो इसको आप भले चाहें तो लिख सकते हैं, ये मटेरियल में नहीं है, तो ये याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये मिलाता ही क्यों है, मिलाता ही क्यों है, तो इसका रीजन छुपा है केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ हम समझा देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में आएगा तो तब तक आपको ये दिमाग से उतर चुका रहेगा। ये आपको ऐसे नॉर्मल है, पर्वत पर क्या पड़िए, नाइट्रोजन, पर्वत पर और कम गहराई पर नाइट्रोजन, ज़्यादा गहराई पर और ज़्यादा सीरियस मरीज को क्या हो जाएगा, हीलियम। समझ आ गया कि नहीं? याद रखने का तरीका कैसे, ज़्यादा गहराई या ज़्यादा सीरियस मरीज, ज़्यादा सीरियस मरीज ये वेंटिलेटर पर रहता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम, बाकी दो ठो में क्या मिलाएंगे, नाइट्रोजन। अब ये मिलाया क्यों जाता है समझिए, जो हमारा वायु होता है ना, वायु, वायु मतलब जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वायु इसी में ना सांस लेते हैं, इसका एटॉमिक भार जो होता है ना वो कितना होता है, 28.8, ये इसका एटॉमिक वेट होता है। ये कैसे निकाला जाता है, ये सब केमिस्ट्री का चीज़ है, बायोलॉजी का हम आप इसलिए समझाते हैं। ये एटॉमिक वेट इसका कितना होता है, 28 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर आप किसी को शुद्ध ऑक्सीजन दे देंगे, शुद्ध ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाता है भैया, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो हो जाता है 16, ये 2 होता है यानी 32। तो अगर किसी को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए हम लोग जब से पैदा हुए और आज तक जो हम हवा ले रहे हैं उसका वेट कितना है, 28.8 मिलीग्राम, 28.8 है। अब बताइए अगर हम लोग जिंदगी, अगर हम लोग किसी चीज़ 28.8 को आप 28 मानिए ना, 28 kg सामान लेके घूम रहे हैं, अचानक कोई ससुरा 32 kg लाद देगा तो दब जाएंगे ना। तो भैया जब हम स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो जो हम सांस ले रहे थे उस सांस का हमारे फेफड़ों पे जो दबाव पड़ रहा था वो 28 पड़ रहा था, और मरीज हो गया है तो सब समझिए कि उसका फेफड़ा उपड़ा सब कमज़ोर हो गया है। अब कमज़ोर हो गया है, अब उसको आप शुद्ध ऑक्सीजन देंगे जान बचाने के लिए, इस ससुरा ऑक्सीजन में उसको 32 के भार से चाँप देगा, तो बचने की जगह पर और मरिए जाएगा यहाँ पर, समझे कि नहीं, उसके फेफड़ा पर चोट लगने लगेगा। तो इसी चीज़ को हल्का करने के लिए, पंछुछुर करने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, हीलियम या नाइट्रोजन की मात्रा को मिला दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे दूध गाढ़ा हो जाता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, पानी वगैरह को मिला दिया जाता है। तो शुद्ध ऑक्सीजन भारी होता है, इसे अगर आप डायरेक्ट दे देंगे तो मरीज की मौत भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग का उतना सहने की आदत नहीं हुई रहती है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? वेंटिलेटर पर कब चढ़ाया जाता है, क्या होता है। अब आगे देखिए, हम लोग सांस कितनी बार लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, इंग्लिश ही याद रखिएगा टाइडल वॉल्यूम का, इसका हिंदी नहीं पता होता, हमको खुद नहीं पता है टाइडल वॉल्यूम। देखिए जब कभी भी हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसे सांस में जितनी ऑक्सीजन जाती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये 500 ml होती है। 500 ml का मतलब क्या हो गया, आधा लीटर। हम एक बार में कितना लीटर सांस लेते हैं, आधा लीटर सांस लेते हैं। जैसे आप सिंपली समझिए आधा लीटर कैसे होता है। ये आधा लीटर का है कि कितने लीटर का है जी, आधा लीटर का है, आधा लीटर का ये बोतल है। यहाँ समझिए, जब कभी हम सांस लेते हैं नॉर्मल सांस, पता भी नहीं चलता कब आदमी सांस ले लिया, तो कितना हवा लेता है, इतना ही। जितना इस बोतल में हवा है उतना ही हवा हम एक बार में, एक व्यक्ति नॉर्मल सांस लेने के दौरान लेता है, इतनी ही हवा लेगा, इससे ज़्यादा वो हवा नहीं लेता है। तो नॉर्मल हवाओं को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतनी ही सांस ले सकते हैं। कभी कभी गुस्सियाता है तो आदमी फुंफियाने लगता है, मार देंगे, थोड़ा जान ले लेंगे, तो बहुत ज़्यादा सांस लेने लगता है। तो उसको कहते हैं हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, कितना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कोई भी चीज़ तो आप नॉर्मल से ज़्यादा लीजिएगा, नॉर्मल तो आदमी लेता है, मैक्सिमम हम इससे 12 गुना ज़्यादा सांस ले सकते हैं। इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 ml, यानी कितना लीटर ले सकते हैं, 6 लीटर सांस ले सकते हैं। कितना लीटर, 6 लीटर। तो क्वेश्चन आएगा टाइडल, क्वेश्चन पूछा था ना, टाइडल वॉल्यूम से कितना अधिक होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो लड़का कह रहा था कि मैथ का सवाल है। का मैथ का नहीं है रे भैया, ये बायोलॉजी का है। कितना गुना ज़्यादा होता है, 12 गुना ज़्यादा होता है। देखिए ना, आधा लीटर में अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा, नहीं हो गया। देखिए ना, आधा लीटर ऐसे होता है, 12 से गुणा करिए इसे, तो इसे काटेंगे 6 लीटर हो जाएगा। और नहीं तो ml में भी 12 से गुणा कर लीजिए तो 12 गुना होता है हम लोग सांस लेते हैं। यानी देखिए नॉर्मल सांस इतना लिए, और जब टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात आएगी ना, खींचिए पूरा इसे, तो सीना क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसीलिए
जब आप सेना में बहाली के लिए जाइएगा तो कहेगा सीना फुलाओ, तो सीना फुला के आपका सीना नहीं चेक करना चाहता है। अगर आपका लंग्स की क्षमता यानी नॉर्मल से अगर आपका लंग्स 12 गुना सांस खींच सकता है तो ये माना जाता है कि आपका लंग्स अच्छा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर आपका लंग्स जांच करेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए डॉक्टरों ने एक बात बोला कि जो लड़का अपने नॉर्मल सांस से 12 गुना सांस उसको ज़्यादा लेना चाहिए टोटल लंग्स कैपेसिटी से, तो अगर इतना लेता है तो उसका सीना नॉर्मल सीना से 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। इसलिए वो आपका फेफड़ा नहीं चेक करता है, आपका सीना चेक कर लेगा, हाँ इतना है, कहेगा फुलाओ, तो अब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर फूल गया या उससे ज़्यादा फूल गया तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति अपने नॉर्मल से 12 गुना सांस अंदर खींच लिया है। इसलिए मिलिट्री में जाइएगा ना तो ऐसे इंची टेप लगा के सीना नापेगा, उसमें कहेगा फुलाओ, तो लड़का ऐसे पूरा सांस खींचता है, ऐसे तब नापेगा फूला। अगर वहाँ नहीं फूला, मतलब 5 सेंटीमीटर नहीं फूला, तो वहाँ मिलिट्री वाला पता चल गया, सोच रहा का सीना में कोनो दिक्कत है, भगाओ एकरा को। मरीज तरीज को क्यों लिया जाता है? फौज में भले आपको, फौज में जब जाते हैं तो आपका सर कट भी जाए ना तो फौजी लौटा देते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं तो लौटा देते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर अगर हाइट में कम रहता है तो आपको फौज में नहीं लिया जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता भी उन फौजियों को दिल से सलाम करता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? वो अपना सब कुछ दे देते हैं हम लोग के लिए। कितना बेहतरीन, उतना सोचो, कोई दुल्हा बनाने के लिए नहीं देखता है। आप कोई लड़की है तो सोचेगी कि हमारा दुल्हा का हाइट रहना चाहिए 5-6, सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, दौड़ इतना चाहिए, एकदम दुल्हा बना के ले जाता है सब। और फौज में कहा भी जाता है कि फौजियों के लिए जो मौत होती है वो एक दुल्हन की तरह होती है और अपने साथ सबसे खूबसूरत जवान को लेके जाती है। यहाँ पे उन फौजियों के बदौलत हम लोग यहाँ टीचर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसमें भी आपको कुछ दिक्कत हो रहा होगा, हम लोग को पसीना हो रहा होगा, तो लड़का कहता है कि सर आपको पसीना हो रहा है, एसी चला लीजिए। अरे कभी सोचा है कि तुम्हारे सर जिंदा हैं और तुम जिंदा हो किस लिए? क्योंकि राजस्थान के धूप में कोई फौजी मर रहा है और कश्मीर के ठंड में कोई फौजी बर्फ में सड़ रहा है, धंस गया यहाँ पर, वो मौत के कगार पे, और हम लोग को जरा सा पसीना बर्दाश्त नहीं होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसे भी गद्दारी ठीक नहीं वतन के लिए। क्या पता कि हम अपने फौजियों के लिए कभी जाना पड़े तो हम दुश्मन की गोली से नहीं, गर्मी और ठंड से मर जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? पूछ रहा है सर इपिग्लोटिक्स काम ना करे तो क्या होगा? मर जाएगा तुम लोग यार शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई बीमारी होगी और मेन हिस्से काम नहीं करेगा तो मर जाएगा यार। गजब गजब सवाल पूछता है। समझ आ रहा है? कुछ ज्यादा ही समझ रहा है सही सब। फिजिक्स क्या हो गया? अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक में सांस किससे होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास लीजिए। चलिए अब यहाँ समझा देते हैं। देखिए थोड़ा सा बीमारियों के बारे में, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग। नॉर्मल आदमी जो होता है ना 12 बार 16 बार सांस लेता है। एक आदमी कितनी बार लेता है सांस? 16 बार। नॉर्मली 1 मिनट में 16 बार आप सांस लेते हैं, लेकिन जब आप सो जाते हैं नींद से ना तो सांस बहुत कम लेते हैं। सांस क्या लेते हैं? कम लेते हैं, लेकिन लंबी लंबी सांस लेते हैं। तो सोया हुआ आदमी को देखिएगा लंबा सांस लेगा, खराटा मारेगा, समझ आ गया? जितना लड़का लड़की है ब्याह करने जाएगा समझना तो सबसे पहले यही पूछना कि खराटा तो नहीं लेते हो, वरना जिंदगी भर सोच बगल में सूत के खड़ा खड़ा करते रहेगा, रिजेक्ट मार दीजिए। खराटा लेगा तो। हमारा इंगेजमेंट जब हुआ था तो हम अपने इंगेजमेंट में सबसे पहले पूछे क्या थे उससे कि तू खाती है आप तो खाने में चपर चपर आवाज तो नहीं करता इसे? अरे यार मान लो चपर चपर खाने वाली आ जाएगी तो घर बगल में बैठ के चपर चपर खाते, अरे जानवर हो क्या? आप लोग भी खाते हैं तो इसको सावधान रहिए। तो वो क्या पूछती है पता है? आप सोते हैं तो कराटा तो नहीं लेते? होंगे नहीं, हम भी नहीं लेते। ये बढ़िया है भैया, डिस्टर्ब मत करो, वरना हमारे बगल में कोई सो के कराटा लेगा कितना खराब लगेगा। या हम ही लेने लगे तो नींद आएगा? नहीं आएगा वहाँ पे। इस सब का ध्यान रखिएगा आप लोग। हिस्ट्री का क्लास आने वाला है, जरूर आने वाला है। बीमारियों के बारे में कुछ देख लेते हैं। एक होता है निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। नॉर्मल बता देते हैं, आगे बीमारी का चैप्टर है। निमोनिया, निमोनिया में लंग्स में जो एल्वियली होता है, लंग्स का जो एल्वियली हो गया, जैसे एल्वियली तो मेन हिस्सा हो गया जिसमें ये गुच्छा गुच्छा सामान होता है। एल्वियली, ये एल्वियली में ना पानी भर जाता है।
पानी कैसे भर जाता है? तो हवा में नमी रहती है, इस नमी को हम सांस लेते हैं तो ये पानी भर जाता है। तो इसमें भी ये बीमारी हो जाती है। एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम लोग टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सड़ जाता है, बैक्टीरिया द्वारा हो जाता है। एक होता है आपका कोरोना। कोरोना में क्या हो जाता है ना, पूरा फेफड़े भर जाता है, फेफड़े की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, कोरोना का वायरस उनको काट कूट के खत्म कर देता है। तो ये कोरोना हो गया। अस्थमा एक बीमारी होता है, दमा बोलते हैं, दमा। अस्थमा में ये क्या हो जाता है, ये सब अस्थमा दमा में इतना ना बलगम जम जाता है कि फेफड़ा में सांस का जगह नहीं रहता है, बलगम जम जाता है उसको, अस्थमा वाले बीमारी में। ये कैसे बनता है, ये सब चैप्टर तो श्वसन का हिस्सा नहीं है, बीमारी जब पढ़ेंगे तो वहाँ बता दें। कई सारी बीमारियाँ होती हैं सर। सर जो पागल रहता है उसका इपिग्लोटिक्स कैसे काम करता है? भैया दिमाग के बहुत सारे हिस्सा होते हैं, सारा हिस्सा पागल नहीं होता है। जो पागल हो जाते हैं उसमें भी कई टाइप के पागल होते हैं। ज़्यादातर पागलपन जो होता है ना, मेमोरी लॉस से होता है, और मेमोरी केवल सेरिब्रम में होता है। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सेरिबेरल है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, ये बहुत सारे पोन्स हैं, कई चीज़ें हैं। हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सेरिब्रम में स्थित है। तो अक्सर लोग पागल होते हैं सेरिब्रम के वजह से। पूरा ब्रेन पागल जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन आप मर जाइएगा। पूरा ब्रेन नहीं होता है खराब, समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सर बारात में ले चलिएगा। अरे भैया बारात में ले चलेंगे, शहर इतना लड़का स्टूडेंट खाली ऑनलाइन वालों को ले जाएंगे तो 3 लाख है सो गाँव में उजड़ जाएगा। ऑनलाइन बारात चलिएगा आप लोग, ऑनलाइन वाला सब ऑनलाइन बारात चलेगा। अगला हाइलीन क्या होता है? हाइलीन एक तरह का कार्टिलेज है। सर हमको एक टीवी हो गया भाई, लड़का को टीवी हो गया, आप हमसे बेहतर आप किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, बहुत सीरियस लीजिए फेफड़े वगैरह वाली चीज़ को, इसको सीरियस लीजिए, समझे? हाइलीन समझिए क्या होता है। ये फेफड़ा है, ये क्या चीज़ है बताइए? ये तो ट्रैकिया हो गया, ये हो गया ब्रोंकाई, और ये सब क्या चीज़ हो गए? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई के बाद क्या हो गया सर? ब्रोंकियोलेस। ये ब्रोंकियोलेस, ये तो एल्वियली हो गया। इसके ऊपर ना एक हल्का सा परत चढ़ी रहती है, गोल गोल राउंड टाइप का एक होता है, इसे कहते हैं हाइलीन। हाइलीन क्या होता है? इस पाइप को पचकने नहीं देता है, इस पाइप को पचकने से रोकता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइलीन। हाइलीन कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है। तो सांस नली को चिपकने से रोकने वाले हड्डी को क्या कहते हैं? हाइलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलीन। उसको ना फैलने देता है ज़्यादा, ना चिपकने देता है, वरना ठंड के दिन में या कभी दब हो गया, चिपक गया तो सांसें नहीं ले पाएंगे, उसे क्या कहेंगे? हाइलीन कहेंगे। सर बता दीजिए सर्दी कैसे होता है? अजीब हाल है बबुआ। गुलशन पांडे जी क्या कर रहे हैं सर्दी का? रे बकलोलवा एगो पूछ रहा है साली है क्या सर जी आपका? तोरा कौन सी करना है? अजब हाल है ये अपने चक्कर में हमारा लग रहा है बकलोल का। सर्दी कैसे लगता है ये हम आपको 20 बार बोलेंगे पांडे जी, सब यहीं पढ़ा देंगे तो बीमारी वाले चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? मतलब आके कहेंगे कि बीमारी तो पढ़ाइए दिए हैं। ये समझ में आ गया अब आप लोग, अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब नहीं होगा। बाकी आप लोग के कमेंट्स वगैरह फेफड़ा वगैरह बता दिए ना, आगे और बताएंगे फेफड़ा का काम। आप लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं, शुद्धिकरण क्या करता है, ये क्या करता है। इसके बाद आपको ब्लड का चैप्टर पढ़ाना है। सांस लेने में डायफ्राम मदद करता है कि नहीं मदद करता है? गर्भवती महिलाओं में कौन मदद कर देता है? गर्भवती महिलाओं में सांस लेने में मदद करता है रिप्स वगैरह। अब फेफड़ा क्या करता है? तो आप समझ गए फेफड़ा का काम क्या है? ब्लड को केवल स्टोर करके रखना, हवा को स्टोर कर रखना, वहाँ से हीमोग्लोबिन लेके चला जाता है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा। अभी ये चीज़ नहीं है, ये जब ब्लड पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि इसको शुद्ध कौन करता है और छानता कौन है। कभी कभी इसका आंसर हो जाता है फेफड़ा, कभी कभी हो जाता है किडनी, तो कभी कभी नहीं, दोनों क्वेश्चन ही अलग है, उसको समझाने का तरीका अलग होता है। इसके बाद हम लोग को चैप्टर पढ़ना है ब्लड। इसके बाद चैप्टर कौन सा हम लोग का? ब्लड। फिजिक्स का बैच भी चल तो रहा है शाम को।
हो गया वो? बीमारी से क्वेश्चन समझा चुके हैं बबुआ, छींक साइनस ये सब बीमारी होते हैं सब, ये बीमारी के चैप्टर में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे। कल के चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लंबा चैप्टर है, हमारे ख्याल से बहुत सबसे लंबा चैप्टर यही है। सेल के बाद सबसे लंबा चैप्टर ये। बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर बहुत लंबे हैं, एक सेल बहुत लंबा है और एक डाइजेशन बहुत लंबा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को ब्लड कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी में आता है आपका ब्लड आता है। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हार्ट, इसी में आपका क्या आ जाएगा? हार्ट वगैरह आ जाएगा। ये लंबा चैप्टर हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल चैप्टर होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, ग्लैंड हो जाता है, बीमारी और फाइलम्स वगैरह हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे का क्लास कल देखेंगे, ठीक है? बीमारी वगैरह सब कल बता देंगे। आप लोग अच्छे से रहिए, रिवाइज करते रहिए।